पर कौन सा होगा? पहला टॉपिक यहाँ पर देख लेते हैं। पहला टॉपिक होगा दैनिक जीवन में विज्ञान, महत्वपूर्ण खोज, महत्व, मानव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो पहले एक एक क्रम से स्टार्ट करते हैं। मानव जीवन में विज्ञान, आ जाइए चैप्टर की तरफ। मानव जीवन में विज्ञान, मानव जीवन में विज्ञान, बस आपको इतना थोड़ा सा बता दे, दैनिक जीवन में विज्ञान हमारी डेली रूटीन में, डेली लाइफ टाइम, मतलब जो हमारे दैनिक, मतलब एक दिनचर्या जो है हमारा, दिन से लेकर के रात तक, सुबह सोकर के उठने से लेकर के रात को सोने जाने तक कितने रूपों में विज्ञान हमारे साथ रहता है, कितने रूपों में विज्ञान हमारे साथ रहता है। सोकर के उठने से लेकर के आप ब्रश कर रहे हैं, ठीक है, आप ब्रश कर रहे हैं, ठीक है, टॉयलेट जा रहे हैं। पहले टॉयलेट आदमी बाहर कहाँ जाता था? खेत में जाता था। अब कितनी पूरी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। हमारे कहने का मतलब ये, पहले दातुन करता था, ब्रश आया, फिर उसके बाद आप तैयार होते हैं, स्कूल जाते हैं, ब्रेकफास्ट बनाते हैं, टोस्ट वगैरह टोस्टर में गर्म करते हैं। तो पहले क्या ये सारी चीजें नहीं थी। बस आपको मोटी मोटी चीजें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले सोया जाता था, बेड से ही शुरू करते, सोकर के उठते। बेड आजकल के डल्लप के गद्दे आ रहे हैं, इतने बढ़िया बढ़िया से बेड आ रहे हैं। पहले जमीन पर बिछा करके सोया जाता था, फिर चारपाई आती है बिछाने के लिए। पहले वो बहुत सारी ऐसे कपड़े से जोड़ जोड़ करके बनाई जाती थी, ठीक है। फिर अब सारी चीजें चेंज हो गई। तो दैनिक जीवन में विज्ञान ने ऐसे प्रभाव डाल दिया है कि मतलब विज्ञान के बिना कुछ भी संभव नहीं है, ठीक। तो जैसे कहने का मतलब सारी चीजें हम विज्ञान पर ही एकदम से पूरे डिपेंडेंट हो गए। ट्रैक्टर वगैरह, खेत वगैरह में देखिए, चूल्हे से लेकर के पहले गैस स्टोव, पहले चूल्हे पे खाना बनता, तब गैस स्टोव वगैरह आ गया। तो हर तरीके से अब आपको ये बात समझ में आ गई, ये कॉन्सेप्ट की दैनिक जीवन में विज्ञान कितना रोल प्ले कर रहा है। बहुत ज्यादा रोल प्ले कर रहा है। इवन इसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अच्छा, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, देखिए कि जो विज्ञान है, कोई भी चीज हम उसको मतलब सिद्ध कैसे करते हैं। विभिन्न जो विज्ञान के चरण होते हैं, किसी भी वैज्ञानिक किसी भी समस्या या जिज्ञासा का समाधान करते हैं, किस तरीके से करते हैं। वैज्ञानिक विधि के विभिन्न चरण होते हैं। तो ये दैनिक जीवन में जो विज्ञान है वो आपका क्लियर हो गया। जैसे आप देखिए, रेलगाड़ी है, दूरसंचार प्रणाली है, ट्रैक्टर है, कार है, टेलीविजन, पंखा, वायुयान, टेलीफोन, बल्ब, बस ये सभी तो अब देखिए हर जगह पर विज्ञान ही है। आपके दैनिक जीवन में सोकर उठने से रात तक में पूरा विज्ञान है। जब कभी कोई समस्या आती है तो उसकी समस्या के समाधान के लिए कितने स्टेप होते, कितने चरण होते, ये इंपॉर्टेंट है। और आपके एग्जाम में एक प्रश्न पूछा गया है, तो कितने चरण है, कितने स्टेप होते हैं, आपको यहाँ पर विभिन्न चरण जानने हैं। तो देखिए, जिज्ञासा, वैज्ञानिक विधि के जो विभिन्न चरण होते हैं, जैसे इसमें होता है जिज्ञासा, प्रश्न करना, प्रश्न किया जाता है, ठीक है। जिज्ञासा उत्पन्न होती, प्रश्न किया जाता है कि ये जैसे कह दिया गया, कोई भी चीज ऊपर जब फेंकी जाती है तो नीचे ही आकर के गिरती है। तो प्रश्न उठता है, जिज्ञासा होती है कि ऊपर फेंकी जाती है लेकिन फिर नीचे ही आकर के वापस क्यों गिरती है, जमीन पर ही क्यों गिरती है, ठीक है। फिर परिकल्पना की जाती है, हाइपोथेसिस, एक परिकल्पना की जाती है, एक बनाया जाता है कि ये ऐसा ही होगा। फिर इस परिकल्पना का परीक्षण किया जाता है। परिकल्पना मतलब एक हम ऐसा सोच लेते हैं कि ये ऐसा ही होगा, एक कल्पना कर लेते हैं, तो उसका हम परीक्षण करते हैं कि ये क्या मेरी परिकल्पना सही है कि नहीं है, टेस्ट करते हैं। फिर वो उसका निरीक्षण करते हैं, एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं, फिर उसका वर्गीकरण किया जाता है और उसे फिर बाद में अभिलेखन लिखा जाता है। फिर उसके बाद पुनर्विचार किया जाता है। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्रम पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ये क्रम पूछा जाता है, वैज्ञानिक विधि के चरण, ठीक है। अब उसके बाद पुनर्विचार किया जाता है कि जो क्या ये सही चीजें आई है कि नहीं आई, पुनर्विचार किया जाता है। फिर उसके बाद से निष्कर्ष निकाला जाता है, रिजल्ट निकाला जाता है कि रिजल्ट क्या आता है। फिर रिजल्ट के बाद ये नया प्रयोग किया जाता है। तो ये होता है पूरा वैज्ञानिक विधि का चरण, ठीक है, ये हो जाता है। और यहाँ पर ये देखिए, ये जितनी 8 स्टेप हैं, इसमें क्रम इसका सेम रहेगा, इसमें क्रम नहीं बदल सकता। और दैनिक जीवन में विज्ञान को अगर हम आगे थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं तो ये देखेंगे दैनिक जीवन में विज्ञान की देन क्या है, विज्ञान की देन क्या क्या है। तो विज्ञान की देन में अगर हम देखें, चलिए अगले यहाँ पर देख लेते हैं विज्ञान की देन में। तो विज्ञान की देन में देखिए, पहले परंपरागत प्रयोग में आने वाले जो साधन थे, अब विज्ञान की क्या देन है, ये आप पढ़ रहे हैं दैनिक जीवन में विज्ञान। दैनिक जीवन में विज्ञान कैसे काम कर रहा है। आप तैयारी कर रहे हैं शिक्षक बनने की, शिक्षक बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपका टारगेट लंबा है। तो देखिए, मिट्टी का चूल्हा था पहले, मिट्टी के पारंपरिक बर्तन थे, धातुओं से निर्मित बर्तन थे।
अब यहाँ पर क्या, गैस चूल्हा है, विद्युत अवन है, सोलर कुकर है, प्रेशर कुकर, स्टेनलेस स्टील के बर्तन, नॉन स्टिक बर्तन, इंडक्शन चूल्हा, ये सभी आ गया। जो अभी हम बोल रहे थे, नाम नहीं याद आ रहा था, तो ये सारी यहाँ पर लिस्ट भरी पड़ी है। फिर उसके बाद देखिए कृषि के क्षेत्र में पहले हल था, बैल था, कुआं, रहट, गोबर की खाद, रहट से सिंचाई होती थी, गोबर की खाद उर्वरक के रूप में प्रयोग की जाती थी। अब क्या है, ट्रैक्टर है, नहरें, ट्यूबवेल, रासायनिक उर्वरक, इसमें यूरिया, फास्फेट, पोटास, उन्नत बीज हैं, कीटनाशक दवाएं हैं, ये सारी हैं। यातायात के सेंस में भी यहाँ देखिए चीजें आसान सी, इसलिए हम जल्दी कवर करेंगे, ठीक है। बैलगाड़ी था, तांगा, ऊंट, घोड़ा गाड़ी, खच्चर, ये सब था। अब है साइकिल, कार, बस, स्कूटर, रेलगाड़ी। फिर मनोरंजन में नाटक, नौटंकी, बिरहा, ये सब था। अब क्या है, रेडियो, ट्रांजिस्टर है, टेलीविजन है, सिनेमा, वीडियो गेम, डीवीडी, मोबाइल, लैपटॉप, ये सारी चीजें। संचार में संदेश वाहक होते थे, डाक के द्वारा आता था। अब है टेलीफोन है, मोबाइल है, फैक्स है, ईमेल है, कंप्यूटर है, टेलीग्राम, इंटरनेट, ये सारी चीजें हो गई हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर चिकित्सा के क्षेत्र में भी देखिए नाड़ी देख करके अनुमान लगाया जाता था, फिर झाड़ फूक की जाती थी, ये सारी चीजें होती थी। और अब क्या है, अब अल्ट्रासाउंड है, सीटी स्कैन है, इंडोस्कोपी। इंडोस्कोपी से क्या होता है, कोई क्या बता सकता है, क्या कोई बता सकता है इंडोस्कोपी से क्या होता है? इंडोस्कोपी शरीर के आंतरिक अंगों की जांच करता है। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया। आंतरिक अंगों की जांच के लिए इंडोस्कोपी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ओवरहेड प्रोजेक्टर आप सभी जान रहे हैं, जो प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ाया जाता है। बहुत लंबी सी स्क्रीन होती है, यहाँ पर आप कुछ भी रखते हैं, स्लाइड वगैरह, और ये यहाँ पर पूरा प्रोजेक्ट करता है। और फिर यहाँ पर एक नाम आता है एडुसैट। ये एडुसैट ये शैक्षिक उपग्रह है, तो शैक्षिक उपग्रह पूछा जाता है आपसे, शैक्षिक उपग्रह पूछा जाता है। एडुसैट क्या है, शैक्षिक उपग्रह में एडुसैट इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न आपको निकालना होता है। अब उसके बाद अंतरिक्ष के क्षेत्र में देखिए, अंतरिक्ष के क्षेत्र में सारी दूरबीन, वेधशाला, ये सभी होती हैं, ठीक है। अब रडार, मंगलयान, ये सब आ गए हैं। अब आगे देखेंगे विज्ञान के दुरुपयोग से जो उत्पन्न समस्याएं होती है, जो उत्पन्न समस्याएं होती है विज्ञान के दुरुपयोग से, तो यहाँ पर हमें नहीं लगता आपको कुछ बताने की जरूरत है, ठीक है। तो ध्वनि प्रदूषण होता है, और फिर उसके बाद से जब देखिए मेनली अगर रासायनिक उर्वरक का ज्यादा प्रयोग करते हैं तो प्रदूषण बढ़ता जाता है और जल प्रदूषण उत्पन्न होता है। और मेनली यहाँ पर सबसे ज्यादा जो डिसबैलेंस होता है पर्यावरण से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो ये आप सभी जानते हैं, इसमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। आगे देखेंगे, अब यहाँ पर आपका दूसरा जो पॉइंट आता है आपके टॉपिक में, यानी कि सिलेबस में एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, क्या था इसमें, वैज्ञानिक खोज आती है ना। अब वैज्ञानिक खोज की तरफ हम चलते हैं। वैज्ञानिक खोज, जय सिंह गौतम, अब जल्दी से टीचर बन जाइए, आपका मैनर मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। भगवान करें आप जल्दी से सफल हों और एक अच्छे टीचर के रूप में समाज में अपना योगदान करें और वनडे एग्जाम टारगेट चैनल का नाम रोशन करें। और यहाँ पर आप देखिए, फिर वैज्ञानिक खोज की बात होती है ना, वैज्ञानिक खोज हम यहाँ पर आपको नीचे करवाते हैं। तो वैज्ञानिक खोज में भारतीय और विदेशी वैज्ञानिकों का योगदान हम दोनों यहाँ पर कवर कर लेंगे, भारतीय और विदेशी वैज्ञानिक दोनों का योगदान। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देखिए, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये हो जाता है, प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक चरक थे, इन्होंने जड़ी बूटियों के औषधि गुणों के द्वारा रोगों के उपचार की विधि का विकास किया। तो ध्यान रखिएगा, रोगों के उपचार की विधि का विकास किसने किया, चरक ने। और सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आर्यभट्ट ने पाई का मान निकाला। श्रीधराचार्य ने श्रीधराचार्य ये समीकरण हल करने वाले प्रथम वैज्ञानिक थे, गणितज्ञ थे। अब यहाँ पर हम और आगे देख लेते हैं, और आगे देखेंगे। देखिए भारतीय वैज्ञानिकों की ये पूरा हमने ये लिस्ट तैयार की है, भारतीय वैज्ञानिक और उनसे रिलेटेड खोज। ये किसी क्लास की बुक नहीं है, ये जगह जगह से खोजा गया मटेरियल है। ये वैज्ञानिक का नाम है जगदीश चंद्र बोस, और इन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में जो योगदान दिया, पौधों की संवेदनशीलता के बारे में। और जो योगदान से रिलेटेड और क्वेश्चन बचे हुए हैं वो सभी आपको ऑब्जेक्टिव में मिलेंगे, 100% सब कवर हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव में मिल रहे हैं। सर जगदीश चंद्र बोस ने क्या खोज की, पौधों की संवेदनशीलता। और सर सीवी रमन ने प्रकाश का प्रकीर्णन, रमन प्रभाव। एस रामानुजम संख्या सिद्धांत। एस एन बोस ने, चौथे नंबर पर आते हैं एस एन बोस, इन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स, गार्ड पार्टिकल की खोज की। मेघनाथ साहा, इन्होंने तापीय आयनीकरण, साहा समीकरण दिया। टी आर शेषाद्री, आपको हर चीज मिल जाएगी, लेकिन जो भारतीय वैज्ञानिक और उनकी खोज है ये आपको कम मिलेगा।
ठीक है। फिर उसके बाद देखिए टी.आर. शेषाद्री, इन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में औषधि विज्ञान की खोज करी। और होमी जहांगीर भाभा परमाणु और कॉमिक्स विकिरण से रिलेटेड इन्होंने खोज की। और अगला यहाँ पर आ जाता है आपका विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई इन्होंने अंतरिक्ष अनुसंधान में अपना योगदान दिया। डॉक्टर कस्तूरी रंगन प्रक्षेपण शास्त्र, और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, आप जाने मिसाइल मैन कहे जाते हैं, प्रक्षेपण शास्त्र में मिसाइल, इन्होंने प्रक्षेपण से रिलेटेड खोज करी। डॉक्टर हरगोविंद खुराना, इन्होंने आनुवंशिकी कोड की स्थापना की। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इन्होंने खगोल विज्ञान की खोज की। इससे रिलेटेड कल्पना चावला, ये अंतरिक्ष वैज्ञानिक थी, अंतरिक्ष विज्ञान में इन्होंने अपना योगदान दिया। तो इतनी चीजें हो गई आपकी विज्ञान से रिलेटेड। ठीक, चलिए अब आगे भी देखेंगे, आगे भी इंपॉर्टेंट है, आगे भी। अब यहाँ पर देखिए वैज्ञानिक खोज यहाँ पर नहीं कंप्लीट होती, खोज जो है वैज्ञानिक खोज अभी जारी है। वैज्ञानिक खोज आपकी जारी ये है कि यहाँ पर अंग्रेजी यानी कि विदेशी, जिसे हम कहेंगे, अंग्रेजी कहना सही नहीं, विदेशी वैज्ञानिकों के नाम यहाँ पर है और उनसे रिलेटेड खोज है। अच्छा ये बताइए क्लास आपको कैसी लग रही है, क्लास कैसी लग रही है जरूर बताइएगा। चलिए बहुत बढ़िया। अब एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की, थोड़ा सा जूम कर देते क्लास ये स्क्रीन को। एडवर्ड जेनर ये रोगों से रक्षा हेतु वैक्सीन की खोज की है। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखिए, तुरंत का तुरंत नोट्स बनाते चलिए। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की। आपको टॉपिक का कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आएगा, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ हम आपको दे रहे हैं कि ये चीजें इसमें पढ़नी है। मैडम क्यूरी ने रेडियम और पोलोनियम की खोज की। गैलीलियो गैलीली ने दूरबीन की खोज की। ठीक, थॉमस एल्वा एडिसन, इन्होंने ग्रामोफोन और विद्युत बल्ब की खोज की। देखिए मार्कोनी, इन्होंने रेडियो की। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन की। सर आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया और गति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। चार्ल्स बेबेज, इन्होंने कंप्यूटर की खोज की। माइकल फैराडे डायनामो की। पेनिसिलियम फंजाई से बनती है। आगे क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में मिलेगा। विलियम रोंटेजेन, इन्होंने एक्सरे की। जॉन लोगी वेयर्ड, इन्होंने टेलीविजन की। अल्बर्ट आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की। कितने हजार क्वेश्चन तो ऐसे ही बन रहे हैं, कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, लेकिन नहीं, पूरी क्लास एकदम से सिलेबस के अकॉर्डिंग है, पूरी क्लास एकदम से सिलेबस के अकॉर्डिंग, और एक एक सिलेबस कंप्लीट करेंगे। ऐसे ही एसएसटी का भी कंप्लीट होगा। आगे देखिए, अब यहां पर देखिए खोज से रिलेटेड टॉपिक ये कंप्लीट होता है। खोज से रिलेटेड अब आपको और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव मिलेगा। तो ये खोज से, वैज्ञानिक खोज थी ना, तो वैज्ञानिक खोज से रिलेटेड आपका ये पॉइंट ये कंप्लीट हो जाता है, मतलब ये टॉपिक दोनों आपका कंप्लीट होता है, और जो खोज से रिलेटेड है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको आगे देखने को मिलेगा। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं। अब क्या था, दैनिक जीवन में विज्ञान ही। अब वहां पर कुछ और लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, वही चल रहा है। भारतीय और विदेशी वैज्ञानिक जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, सर सीवी रमन है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, अल्बर्ट आइंस्टीन, मैडम क्यूरी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये सभी थे। अच्छा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान से रिलेटेड भी आपको जान लीजिए। इसरो, ये प्रक्षेपण शास्त्र की बात आती है ना, तो ये देखिए भारत में अंतरिक्ष अन्वेषण और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के विकास और उसके अनुप्रयोग का कार्य कौन करता है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान करता है, जिसका फुल फॉर्म है इसरो का इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस, ये लिखा भी है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इस संक्षेप में हम कहते हैं इसरो। और इसकी स्थापना कब की गई, इसकी स्थापना की गई 15 अगस्त 1969 को, 1969 को। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है, इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है, और यहाँ कृत्रिम उपग्रहों को डिजाइन करके निर्माण किया जाता है। और कृत्रिम उपग्रह क्या काम करते हैं, कृत्रिम उपग्रह भी ये पृथ्वी की ही परिक्रमा करते हैं। कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में कुछ प्रमुख उद्देश्यों के लिए प्रक्षेपित किए जाते हैं, जिनमें दूरसंचार है, मौसम विभाग संबंधी अध्ययन है,
आपदा प्रबंधन है, नौवहन और समर्थित दूरस्थ शिक्षा संबंधी उपग्रह, ये सभी इसमें आते हैं। ठीक है, तो ये भी इसी से रिलेटेड था आपका ये दैनिक जीवन में विज्ञान, ये चैप्टर हो जाता है, मतलब ये टॉपिक हो जाता है आपका कंप्लीट। अब इसमें आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। दैनिक जीवन में विज्ञान की देन से जीवन सरल और सुखमय बन जाता है और विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान के योगदान से विकास संभव हो पाया है। ये सारी कुछ चीजें आपको बताते चल रहे हैं जिससे कि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बनता चला जाए। और वहीं विज्ञान की खोज और आविष्कार से कुछ दुरुपयोग भी हो रहा है, जैसे परमाणु बम है, हाइड्रोजन बम है, प्रक्षेपास्त्रों का इन सब का निर्माण हुआ है। और विज्ञान की प्रगति के फलस्वरूप ही कीटनाशक दवाओं इन सभी के उत्पादन में वृद्धि हुई, जिससे कि उत्पादन क्षमता में बड़ी मतलब वृद्धि हुई है। और पर्यावरण जैसे मतलब जब पॉपुलेशन बढ़ी तो उसके अकॉर्डिंग अनाज वगैरह जब उत्पादन होता है तो दोनों का बैलेंस बना रहता है। और साथ ही साथ में जब जनसंख्या की मांग जैसे जनसंख्या बढ़ती तो मांग भी बढ़ी, मांग की आपूर्ति तो हुई, लेकिन इससे पर्यावरण असंतुलित और प्रदूषित भी हो रहा है और मानव जीवन संकटमय होता चला जा रहा है। तो विज्ञान का कुछ मतलब प्रो और कॉन्स ये सभी चीजें आप लोगों ने देख ली। दैनिक जीवन में विज्ञान हो जाता है कंप्लीट। अब यहाँ पर आपका दूसरा पॉइंट आ जाता है, क्या आता है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए दैनिक जीवन में विज्ञान हो गया। अब यहाँ पर आप देखिए, एक मिनट ये देख लीजिए, सिलेबस में दैनिक जीवन में विज्ञान आपका कंप्लीट हो जाता है। ध्यान से देखिए, सब आसान लगेगा, बहुत आसान। दैनिक जीवन में विज्ञान हो गया कंप्लीट आपका, इसमें कुछ नहीं था। महत्वपूर्ण खोज ये हो गया कंप्लीट। इसका महत्व क्या है विज्ञान का, इसको बताने की जरूरत नहीं, वैसे ही महत्व मैंने वहां पर बता दिया। जो ये आप देख सकते पहले क्या होता था अब क्या हो रहा है, वही एक तरीके से आप महत्व समझ सकते हैं कि जिसने काम को इतना आसान बना दिया। अगर ये ना रहे महत्व, मतलब हमारी क्या इंपॉर्टेंस है, हमारा महत्व क्या है, सबको छोड़िए, हमारा महत्व क्या है। अगर हमारा महत्व इतना है कि अगर हम ना रहे तो ये क्लासेस नहीं चलेंगी। तो विज्ञान का महत्व क्या है, वो चीज नहीं रहेगी तो हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। महत्व इतना ही है बस, ये केवल सिलेबस को बढ़ा दिया गया है। ठीक है, अब उसके बाद मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ठीक है, ये कवर करेंगे, मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी। आगे देखते हैं चैप्टर टॉपिक। आगे स्पीड में बोलते हैं, कुछ दिख नहीं रहा है। बेहतरीन कलेक्शन मैम, मीना, थैंक यू सो मच। अब आगे देखते हैं मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी। अच्छा, मानव विज्ञान तो आप लोगों ने जान लिया, प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं, प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं। देखिए जैसे क्या है कि विज्ञान ने तो हमारे जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित किया है। हमारे दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में भी वैज्ञानिक आविष्कारों और आधुनिक जो तकनीकी है उसने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये पूरी थ्योरेटिकल क्लास आपकी चला रहे हैं। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास ने लोगों के जीवन स्तर में बहुत ही तगड़ा परिवर्तन किया। इससे मानव जीवन को आसान, सरल और तेज बना दिया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के कारण ही हम जो मतलब जैसे कभी बैलगाड़ी से चलते थे, तांगे से चलते थे, इन सभी से मुक्त होकर के हम आधुनिक जो साधन है जैसे मोटरसाइकिल हुआ, कार हुआ, बस हुआ, इन ट्रेन, वायुयान, इन तक पहुंच गए हैं। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, अगर दैनिक जीवन में मान लीजिए कटे हुए पेड़ का तना उठा करके या घसीट कर हम ले जा रहे होते हैं, पहले ले जाया करते थे, लेकिन इसमें क्या होगा कि बल बहुत ज्यादा लगेगा, काम आसानी से नहीं होगा। तो क्या करना है, इसे लुढ़का करके ले जाना है, थोड़ा सा मतलब दिमाग लगाना है, टेक्नोलॉजी यूज करनी है, टेक्निक यूज करनी है। तो ये कार्य हमें आसानी से कैसे समझ में आया, ये समझ में आया जब हम वैज्ञानिक सिद्धांत यूज करते हैं। वैज्ञानिक सिद्धांत अगर हम जानते रहते हैं तो काम हमारे लिए आसानी से हो जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब वस्तु को घसीटने या उठाकर ले जाने की तुलना में लुढ़का कर ले जाना आसान है। ये हमें कैसे आया, जब हमने तकनीक जाना, सिद्धांत जाना तब। ठीक है, बैलगाड़ी द्वारा कम बल लगाकर कार्य को सुगम बनाना, ये भी विज्ञान के सिद्धांत द्वारा ही पॉसिबल हो पाया है। तो कहने का मतलब विज्ञान और ये प्रौद्योगिकी का संबंध क्या है, प्रौद्योगिकी क्या है, विज्ञान के नियमों, यही हम आपको बताना चाह रहे थे। जैसे लुढ़का करके ले जाना ये नियम है, तो विज्ञान के नियमों और सिद्धांतों के अनुप्रयोग से मानव हित में संसाधनों का निर्माण ही प्रौद्योगिकी है। जैसे हमने ये कहा कि अगर घर्षण बल कम लग रहा है तो यहाँ पर घर्षण बल कम लगाना है तो क्या करना है, खांचों को बढ़ाना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा, बताइए जल्दी से।
चलिए, जैसे कोई भी नियम या घर्षण बल का ही छोड़ दीजिए, जैसे बैलगाड़ी बनाई जा रही है ना, बैलगाड़ी जो बनाई जा रही है, अब उससे मतलब देखिए बैलगाड़ी में जो पहिया लगाने से घर्षण बल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। घर्षण बल जब कम हो जाता है तो क्या है, बोझ से लदी बैलगाड़ी को बैल के द्वारा खींचना सरल हो जाता है। तो ये नियम हमने लगाया और ये नियम हम जानते थे, नियम हमने अप्लाई किया, बैलगाड़ी बना लिया सामान। तो यही है विज्ञान के नियम को हम जान गए कि घर्षण बल यहाँ पर कम लगेगा, और ये है नियम और सिद्धांत को हमने क्या किया, बैलगाड़ी बना लिया। मानव मतलब जो मानव के हित में हमने इसको यूज कर लिया, यही हो जाती है प्रौद्योगिकी। बस है जो नियम और सिद्धांत हैं उसको हम दैनिक जीवन में अपने काम को आसान करने के लिए अगर उसका प्रयोग कर लेते हैं तो यही हो जाती है प्रौद्योगिकी, और कुछ नहीं। उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट, ये थोड़ा सा जो आपके सिलेबस में दिया गया ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी समझ में आ गया जी? अगर समझ में आ रहा है तो ऐसे। और अब आगे यहाँ पर देखिए, मानव जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी है इसके विकास से मानव जीवन में परिवर्तन क्या हुआ। कॉन्सेप्ट सारा क्लियर आपका कर देते हैं, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक क्लास करने के बाद आपका एक चैप्टर 100% कंप्लीट हो जाएगा, आपको कभी कोई दिक्कत ही नहीं लगेगी। मेरी क्लास करने के बाद आप एकदम से रिलैक्स फील करेंगे कि बहुत ही बढ़िया था। चलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा और समझिए कि चलिए ठीक है, मैं आपको प्रौद्योगिकी समझ में आ गई, ठीक है। तो एक और लाइन आपको बता देते हैं, यहां विज्ञान के नियम का उपयोग करके मनुष्य ने कार्य को सरल बनाया ना। चलिए हम आपको और इसको छोड़ दीजिए और सिंपल सी लाइन में बता देते हैं। विज्ञान के नियम, विज्ञान के क्या नियम है, विज्ञान के बहुत सारे नियम है। विज्ञान के नियम का प्रयोग करके मनुष्य ने कार्य को क्या बना दिया, सरल बना दिया। सरल बनाने के लिए जैसे वही देखिए बैलगाड़ी, ट्रैक्टर, इन सभी साधन को विकसित कर लिया ना, ये प्रौद्योगिकी, नहीं तो घसीट करके ले जाया जाता। लेकिन यहाँ पर हमने बैलगाड़ी और ये ट्रैक्टर वगैरह बना लिया। कैसे, अपने दिमाग से। दिमाग में क्या यूज किया, विज्ञान का नियम और सिद्धांत। चक्का तो हमने लगा दिया, चक्का अगर प्लेन लगा देते तो क्या होता, चल जाएगी नहीं। घर्षण बल हमें क्या करना है, घर्षण बल कम लगे, तो इसके लिए क्या हो जाता है, खींचना आसान हो जाता है। तो फटाफट से उसके लिए वहां पर खांचे बनाते हैं। तो ये सारी चीजें हम विज्ञान के नियम से, हर चीज तो विज्ञान के नियम से बनाई, कार्य सरल हो गया। बस इतनी सी चीजें। अब यहां पर देखिए, अब आगे हम यहां पर थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से मानव जीवन में परिवर्तन क्या होता है। चलिए यहां पर देखते हैं, विकास में ये मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से मानव जीवन में जो परिवर्तन होता है आपको यहाँ पर हम बताते चलते हैं। जैसे देखिए विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे अगर हम बात करेंगे यातायात की, चिकित्सा की, जनसंचार की, मनोरंजन और कृषि के क्षेत्र में बहुत सारे नए आविष्कार होते हैं। जैसे डीजल हुआ, डीजल इंजन, रेडियो, टेलीविजन, और ये सारी चीजें हुई तो ये प्रौद्योगिकी की वजह से हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें, जैसे देखिए पहले बीमार होने पर घरेलू उपचार करते थे, परंतु अब गाँव के लोग प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों पर डॉक्टर द्वारा इलाज कराने लग गए हैं। आजकल चिकित्सालयों में विभिन्न प्रकार के रोगों से संबंधित जांच की सुविधाएं उपलब्ध है, जैसे खून, पेशाब, मल आदि की जांच। पहले क्या होता था, नाड़ी वगैरह चेक करके दवाएं दे दी जाती थी, ठीक है। अब आगे देखिए, तो एक चिकित्सालय में जैसे आधुनिक मशीनें अब आ गई, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, आंतरिक अंगों की सूक्ष्म जांच, स्कैनर, ये सारी चीजें आ गई, मस्तिष्क की जांच, ये सभी होती है। और यहाँ पर देखिए हमने आपको बताया शरीर के आंतरिक अंगों के भागों की जांच के लिए एंडोस्कोप मशीन का प्रयोग किया जाता है। अब पहले देखिए क्या कुछ होता था कि बहुत नॉर्मल से बीज बो दिए जाते तो उत्पादन क्षमता बहुत कम होती थी। तो आजकल आधुनिक कृषि उपकरण, उन्नतशील बीजों, थोड़ा सा जूम कर देते हैं, उर्वरकों और पर्याप्त सिंचाई के साधनों का प्रयोग होने लगे, जिससे कि उपज में आशातीत वृद्धि हो गई, और इसी को हम कहते हैं हरित क्रांति। बहुत सारी चीजें हम शॉर्टकट में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहे हैं। यहाँ से कोई फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, यहाँ से बस एक क्वेश्चन आएगा। भले ही सिलेबस में 3-4 पॉइंट दे दिए गए हैं आपके, देखिए भले ही सिलेबस में आपके इतने पॉइंट दे दिए गए ना, लेकिन आपका क्वेश्चन इस टॉपिक से कहाँ से पूछा जाएगा जानते हैं, महत्वपूर्ण खोज और ये जो महत्वपूर्ण खोज है ना, यही से प्रश्न पूछा जाएगा। इससे ज्यादा पोस्टमार्टम अब कोई नहीं कर सकता। देखिए
ये भले सिलेबस में आपके 3-4 पॉइंट है, दैनिक जीवन विज्ञान, महत्वपूर्ण खोज, महत्व मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी, लेकिन यहाँ से प्रश्न बस एक ही जगह से आएगा, महत्वपूर्ण खोज से आएगा। 100% यहीं से प्रश्न पूछा जाएगा और हमारा फोकस इसी पर ही है। हम सारी चीजें आपको इसलिए बताते चल रहे हैं कि आपको ये ना लगे अच्छा ये चीज छूट गई, अभी यहीं से प्रश्न, आप भले ही 100 याद करके जाएंगे 100 टॉपिक, लेकिन जो छूटा रहेगा बस आपको लगेगा वहीं से 100 के 100 आ जाएंगे। तो इसीलिए हम सारी चीज यहाँ पर क्लियर करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आ जाइए, फिर से लौट आइए। तो प्रौद्योगिकी ने मानव जीवन को किस तरीके से प्रभावित किया ये हम आपको बता रहे हैं, परिवर्तन कैसे आया है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, आजकल आधुनिक तकनीकों के नित्य नए प्रयोगों के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि हुई। जैसे मत्स्य उत्पादन में कैसे वृद्धि हुई, उन्नत प्रकार के मत्स्य बीज के द्वारा। सब्जी उत्पादन में कैसे वृद्धि हुई, उन्नत बीज का हमने प्रयोग किया। रेशम उत्पादन में कैसे वृद्धि हुई, वैज्ञानिक विधि द्वारा कीटों को शहतूतों के वृक्षों पर पालने से। ठीक है, फिर उसके बाद है सुअर पालन संतुलित आहार और सामयिक टीकाकरण के द्वारा। मुर्गी पालन संतुलित आहार और सामयिक टीकाकरण के द्वारा। इन सभी में हमने मतलब बहुत ज्यादा क्या किया है, इनके उत्पादन में वृद्धि करी है। अब यहीं पर एक चीज और आ जाता है कि वृद्धि से रिलेटेड कुछ जैसे कृषि के क्षेत्र जहां पर क्रांतियां हुई हैं वो यहाँ पर नोट करिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसी से आएगा। देखिए आपको ये भी नहीं समझ में आता होगा कि यहाँ पर कौन कौन सी चीजें आएंगी, किस सिलेबस में कौन कौन सी चीज, मतलब इस टॉपिक के अंतर्गत कौन कौन सी चीज आएगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी है ना, तो यहीं पर देखिए ये क्रांतियां भी है, इसी में कृषि क्रांति है। तो जैसे हरित क्रांति, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर हरित क्रांति इसके हैं स्वामीनाथन, हरित क्रांति खाद्यान्न से रिलेटेड है। अब यहाँ पर देखिए ये हमने क्रांति के नाम लिखे हैं और किसका उत्पादन बढ़ाया और इस पर किसने मुख्य भूमिका अदा की है, इसको मतलब ये क्रांति लाने में। तो हरित क्रांति संबंधित है खाद्यान्न से रिलेटेड। अभी इसके बारे में भी इंपॉर्टेंट चीज आपको हम बताएंगे लास्ट में। ठीक है, स्वामीनाथन 18 तारीख में ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर होगा, हमें नहीं लगता दोनों एक साथ है। ठीक है, लेकिन फिर भी 18 तारीख की उसमें जो आएगा नोटिफिकेशन वहां पे बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, तो अभी वेट कर लीजिए। कुछ भी बोल दें गलत हो जाए उससे बेटर है कि वेट कर ले। हरित क्रांति खाद्यान्न और स्वामीनाथन। पीली क्रांति किससे संबंधित है, तेल बीज उत्पादन से, तेल बीज उत्पादन से, विशेषकर सरसों और सूरजमुखी से। ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास चल रही है। तो क्रांति खोज दोनों फिक्स है, ये ऐसे ही दिमाग से पढ़ना पड़ता, चालाकी से एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता, उड़ उड़ के कुछ नहीं होता। और ये है पीली क्रांति से संबंधित है सैम पित्रोदा है। गोल्डन फाइबर नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, पढ़ लीजिए। गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन जो है, गोल्डन फाइबर क्रांति फ्रूट्स हनी और हॉर्टिकल्चर से संबंधित है। निर्फाक टूटेज। गुलाबी क्रांति मेनली ये झींगा मछली के उत्पादन से है, लेकिन यहाँ पर प्याज उत्पादन औषधि भी इंक्लूडेड है। दुर्गेश पटेल। आगे है लाल क्रांति, ये मेनली मांस उत्पादन और टमाटर उत्पादन से संबंधित है। लाल है ना, तो लाल क्रांति मांस और टमाटर उत्पादन से संबंधित है। विशाल तिवारी। श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड कहा जाता है, तो ये दुग्ध उत्पादन वर्गीज कुरियन है, इससे संबंधित। बड़ा इंपॉर्टेंट, ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं जो आप ये कह सके कि नहीं पूछा जाता। भूरी क्रांति चमड़ा, कोको, गैर पारंपरिक उत्पाद, हीरालाल चौधरी। नीली क्रांति, इनसे संबंधित जो व्यक्ति हैं, नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है, डॉक्टर अरुण कृष्णन। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से, इंदिरा गांधी। डेली फ्री की क्लासेस चलेंगी, डेली फ्री की क्लासेस चलेंगी। बस आपको एक काम करना है, आपको वीडियो लाइक और शेयर करते रहना। तो प्लीज जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं एक बार लाइक और शेयर कर देंगे, जिससे सभी तक पहुंच सके। बस मेरा एक ही उद्देश्य है कि सभी तक ये वीडियो पहुंचे। मीना और आस्था अभी निकालेंगे क्लास से। भूरी क्रांति ये हो गया, हाँ यहाँ पर ये, अच्छा कहां तक, रजत क्रांति हुआ था ना, गोल्डन रेवोल्यूशन फ्रूट्स हनी प्रोडक्शन हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ये है। और निर्फक टूटेज। और सदाबहार क्रांति है, इसमें ये कृषि का उत्पादन होता है। और स्वामीनाथन ये सुश्री का ऐसे जुड़ गया।
प्रोटीन क्रांति उच्च उत्पादन होता है, दूसरी हरित क्रांति पर आधारित तकनीक इसमें यूज की जाती तकनीक, और नरेंद्र मोदी और एमएफ अरुण जेटली के द्वारा ये मतलब शुरू की गई प्रोटीन क्रांति। रजत फाइबर क्रांति ये कपास से संबंधित है, और ग्रे क्रांति ये उर्वरक से संबंधित है जिसे हम भूरी क्रांति भी कहते हैं। गोल क्रांति ये आलू से संबंधित है। काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पाद से संबंधित। सभी एक से बढ़कर के एक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। भारत में देखिए कुछ जो कृषि क्रांतियां थी, देखिए हम यहाँ पर हार्ड लेवल नॉर्मल लेवल का नहीं पढ़ा रहे हैं। आपको अगर नॉर्मल लग रहा है तो आप बताइए कहीं से आपको मैटर मिल जाए, गारंटी के साथ है। पूरा यूट्यूब पे कहीं पर नहीं मिलेगा, कहीं चाहे आप पेड कोर्सेज करें चाहे कोचिंग करें। मुझे अपने मैटर पर और खुद पर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है, बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस है। देखिए भारत में जो कुछ कृषि क्रांतियां थी उनकी हम विशेषताओं की बात करते हैं। भारत में जो कृषि क्रांतियां थी उनमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वहां से भी हम कुछ नहीं छोड़ेंगे, वो भी हम कवर करेंगे। ठीक है, कोई भी कमेंट ना करो, क्लासेस अटेंड करो, तुरंत के तुरंत वहां पे नोट्स बनाते चलो। इससे अच्छा मुझे कोई स्टूडेंट नहीं लगेगा। अगर हमारे बच्चे पूरी मेहनत के साथ ईमानदारी के साथ क्लास करते हुए नोट्स बनाते हुए चल रहे हैं तो इससे बेटर हमें कुछ नहीं लगेगा। कमेंट में बातें ही तो हो रही हैं। ठीक है, चलिए ये सभी आप लोगों की रिक्वेस्ट पर चल रहा है, आप सभी की रिक्वेस्ट पर कंटिन्यू क्लासेस चलेंगी। देखिए हमें कूद के उछल कूद नहीं बनाना है। भारत में कुछ जो कृषि क्रांति थी उसकी मुख्य विशेषताएं, आपने एक फैक्चुअल चीज तैयार कर ली। ये कृषि क्रांति किससे संबंधित थी? उससे संबंधित जो व्यक्ति थे। कृषि क्रांति उससे संबंधित जिस क्षेत्र में उन्होंने जिस क्रांति में काम किया वो, और उससे संबंधित व्यक्तियों के नाम आप लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पर हम देखेंगे कुछ कृषि क्रांतियां उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। मान लीजिए क्रांति डायरेक्टली ना पूछा जाए, जो उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट वो पूछ लिया जाए। जैसे पीली क्रांति है ना, प्रोटीन रेवोल्यूशन, तो सरकार ने उच्च उत्पादकता पर जोर देते हुए दूसरी हरित क्रांति लाने वाली तकनीकी की घोषणा की। और यहाँ पर देखिए किसानों को अस्थिरता से निपटने में मदद करने के लिए सरकार ने 500 करोड़ रुपए के मूल्य स्थिरीकरण कोष की यहाँ इस क्रांति में स्थापना की थी। और हरित क्रांति की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए संबंध पारिस्थितिक और या सामाजिक नुकसान के बिना निरंतरता में उत्पादकता में सुधार की आवश्यकता के साथ कृषि का समग्र विकास, यानी कि बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए कृषि का समग्र विकास, यह हरित क्रांति का मेन उद्देश्य था। मुख्य उद्देश्य इसका पूछा गया एग्जाम में, तो मुख्य उद्देश्य इसका था भुखमरी से 1 अरब से अधिक लोगों को बचाना था। सीरियस नहीं होंगे ना तो कुछ नहीं होने वाला है। सच में सीरियस नहीं रहेंगे तो ऐसे मस्ती करते निकल जाएंगे, और अगर सच में सीरियस हो जाएंगे जॉब पाने के बाद खूब मस्ती करिए, फुल मस्ती करिए, आपको कोई रोकने वाला नहीं होगा। इवन हम भी आपको देख करके खुश होंगे। ठीक है, आगे श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति, व्हाइट रेवोल्यूशन। श्वेत क्रांति देश में डेयरी सहकारी आंदोलन की सफलता की कहानी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के साथ भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन फ्लड का ये प्रोग्राम है। देखिए डेयरी सहकारी आंदोलन और फिर उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के साथ भारत सरकार के द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन फ्लड का ये प्रोग्राम है श्वेत क्रांति। छोटे और सीमांत किसान जिनकी पकड़ हरित क्रांति तकनीक के अनुकूल नहीं है, उन्हें डेयरी की वैकल्पिक, मतलब जिनकी हरित क्रांति तकनीक के अनुकूल पकड़ नहीं है तो उनको डेयरी एक विकल्प के रूप में दे दिया गया कि आप इस काम को करिए, संभालिए। और यहां पर देखिए भारत का जो पोल्ट्री उद्योग है, अंडों के लिए 8 से 10% और बेहतर नस्ल और आधुनिक प्रबंधन के कारण बॉयलर के लिए, इसमें तो अगर आप समझ सकते हैं तो ठीक है, नहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये डाटा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, पीली क्रांति 90 के दशक की शुरुआत में 80 के दशक में एक नेट आयातक स्थिति से लगभग आत्मनिर्भर स्थिति में भारत को पीली क्रांति कहा गया। मेन इस पर आइए, देखिए तेल बीज उत्पादन तकनीकी, तेल बीज के अंतर्गत क्षेत्र में विस्तार, मूल्य और बाजार हस्तक्षेप समर्थन नीति और संस्थागत समर्थन, यानी कि पीली क्रांति से मेनली ये आपको फोकस करना, बीज उत्पादन तकनीकी, बीज का उत्पादन बढ़े और मेनली वो तेल बीज का उत्पादन हो, उसके क्षेत्र में विस्तार हो, मूल्य आए, बाजार में मतलब उसका हस्तक्षेप हो, समर्थन नीति, और ये जो कहने का मतलब एक तरीके से अब ये समझिए कि इसकी उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो और एक जो हमारी प्रोडक्टिविटी हो, जिससे कि मतलब एक
तरीके से आप कह सकते हैं कि हमारे मतलब आय में वृद्धि हो, आय में वृद्धि हो, बस ये। भूरी क्रांति की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये आदिवासी लोगों को के लिए एक मतलब ज़्यादातर ही फोकस किया गया था। पर्यावरण के अनुकूल और सामाजिक रूप से जिम्मेदार कॉफ़ी को प्रोत्साहित करने के लिए, कॉफ़ी मतलब ये कॉफ़ी के प्रोत्साहन के लिए किया गया। तो ये भूरी क्रांति इससे मतलब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें था, जैसे कि अगर आप फैक्चुअल देखते हैं उससे थोड़ा सा अलग। स्वर्ण क्रांति की बात करते हैं, गोल्डन रेवोल्यूशन, तो 1997 से 2003 तक को स्वर्णिम क्रांति कहा गया, जब फलों, शहद उत्पादन और अन्य बागवानी उत्पादों के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। और गुलाबी क्रांति, इसे भारत में फार्मास्यूटिकल, प्याज और झींगा उत्पादन बढ़ाने के लिए लॉन्च किया गया था। तो जो फैक्चुअल था उससे अलग भी हट करके अगर कभी पूछा जाए स्वर्ण क्रांति में जैसे, तो ये फलों, शहद, इन सबको भी इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर और भी देख लीजिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से विभिन्न क्षेत्रों में क्रांतिकारी जो परिवर्तन हुए। क्रांतिकारी परिवर्तन कैसे, अब आपको थोड़ा सा लाइन एक एक लाइन बताते चलते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए औद्योगिक क्रांति कैसे होती, औद्योगिक क्रांति कैसे होती है। देखिए जब हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, ध्यान से हमारी बात सुनते रहे, जब टेक्नोलॉजी का लास्ट में ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा, लास्ट में ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने को मिलेगा, सभी इसी टॉपिक से, पूरे चैप्टर से रिलेटेड। तो औद्योगिक क्रांति की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो छोटी छोटी मशीनों से लेकर के बड़ी बड़ी मशीनों का निर्माण हुआ, किसकी वजह से, टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी, तो इसकी वजह से निर्माण हुआ। तो जब छोटी छोटी मशीनों का निर्माण हुआ तो इसी से रेल इंजन, जहाज, छोटे छोटे वाहन, जलपोत, उत्पादक मशीनें, ये सारी चीजें तैयार हुई। जब ये सारी चीजें तैयार हुई तो फिर क्या हुआ, औद्योगिक क्षेत्र में उन्नति हुई। टेलीविजन वगैरह ये सारी चीजें इसमें आ जाती है, टेप रिकॉर्डर, टेलीविजन, युद्धपोत, लड़ाकू विमान, पनडुब्बी, प्रक्षेप शास्त्र, विमान भेदी जो तोपे हैं, टैंक, ये सभी। अब आगे आते हैं दूसरा पॉइंट, औद्योगिक क्रांति कैसे हुई ये आप समझ गए। जनसंचार क्षेत्र में क्रांति, सभी थियोरेटिकल क्लासेस हैं आपकी प्रोवाइड कराए जाएंगे, लास्ट में ऑब्जेक्टिव। जनसंचार क्षेत्र में क्रांति कैसे हुई, जनसंचार, जिससे कि हमारा कम्युनिकेशन अच्छा हो। कम्युनिकेशन कैसे अच्छा होगा, कंप्यूटर हुआ, इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा जिसे हम कहते हैं ईमेल, ईमेल, इंटरनेट, इन सभी का विकास हुआ, इससे जनसंचार में क्रांति आई। कंप्यूटर, इंटरनेट, ईमेल, ये सभी। कंप्यूटर की बात करते हैं, कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसका हम उपयोग बहुत ही जटिल कार्य को आसानी से करने में करते हैं। कंप्यूटर का उपयोग बहुत सारी जगहों पर होता है, रेल का टिकट बुक करने में, आंकड़ों का रख रखाव, गणना हुआ, टाइपिंग हुआ, अनेक प्रकार के कार्यों में इसका उपयोग होता है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा, ईमेल की बात करते हैं तो आरती पटेल, थैंक यू मैम, आप सब कुछ फ्री में दे रहे हो जो शायद लोग पैसे लेकर भी ना दें। थैंक यू सो मच मैम आरती, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बस आप लोग पढ़ते रहिए। मैडम ये क्लास रेगुलर होगी, स्मृति सिंह, बिल्कुल रेगुलर होगी। रेगुलर होने के लिए मैंने स्टार्ट किया, अगर रेगुलर ना होनी होती तो मैंने स्टार्ट ही ना किया होता। लेकिन आप लोग प्लीज, हम एक ही चीज कहेंगे, अगर आप लोग सच में चाहते क्लासेस रेगुलर, तो एकदम से फ्रैंकली आपसे कह रहे हैं, आप वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, अपना जो पैशन है वो दिखाइए, अपना प्यार दिखाइए, ठीक है। चलिए अब यहां पर हम इंटरनेट, ईमेल की बात करते हैं ना। इंटरनेट ये अलग है, इंटरनेट अलग है, ईमेल अलग है। ये इंटरनेट जो है एक सिस्टम है, प्रणाली है, जिसमें मतलब विश्व के छोटे छोटे हजारों कंप्यूटर नेटवर्क टेलीफोन लाइन से जोड़ दिए जाते हैं, और टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क को ही हम कहते हैं इंटरनेट। क्लियर हो गया। इसकी सहायता से हम कमरे में बैठ करके विश्व के विभिन्न देशों और किसी भी विषय से संबंधित सूचनाएं और आंकड़े हम पल भर में प्राप्त कर सकते हैं, और इनका संग्रह भी कर सकते हैं, कई नवीन किताबें भी पढ़ सकते हैं। इंटरनेट मतलब सब कुछ भी बताने की जरूरत नहीं, आप लोग तो जुड़े ही हैं, सोशल मीडिया भी इंटरनेट से ही देख रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा, ईमेल किसे कहते हैं, ये मतलब इंटरनेट और कंप्यूटर पर आधारित एक टेक्निक है, जिसमें मतलब आप क्या कर सकते हैं, संदेश हुआ, कंप्यूटर की सूचना का आदान प्रदान करते हैं, और इवन एक देश से दूसरे देश में भी भेज सकते हैं। तो ये सारी चीजें कम शुल्क पर। मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, इन सब की अगर हम बात करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ये भी है, इससे बात करने और कुछ सेवाओं का उपयोग इसमें किया जाता है, जैसे मैसेजेस का आदान प्रदान, गेम खेलने के लिए, आवाज को रिकॉर्ड करने के लिए वॉइस रिकॉर्डर इसमें होता है, वीडियो बनाने और देखने के लिए, फोटो खींचने के लिए, भौगोलिक स्थिति जानने के लिए जो जीपीएस है, और बैंकों द्वारा पैसे का स्थानांतरण, जो कुछ भी है सब इसमें डाल दीजिए। कृषि की अगर हम बात करते हैं तो कृषि में क्या है, कृषि में बहुत सारे ट्रैक्टर हुआ अच्छे प्रकार, इसमें क्या है, खाद्यान्न की समस्या
को खत्म करने के लिए ये सारी चीज जैसे कि ट्रैक्टर आ गए, अच्छे प्रकार के हल, ट्यूबवेल, कीटनाशक दवाएं, उन्नत कोटि के बीज, रासायनिक उर्वरक, इन सभी से इसमें आशातीत वृद्धि हुई। आशातीत मतलब आशा से बहुत ज्यादा। ठीक है। ईंधन की अगर हम बात करते हैं तो ईंधन में कैसे टेक्नोलॉजी का यूज हुआ। सारे कॉन्सेप्ट आपके एकदम से 100% तैयार करवा रहे हैं। ठीक। हाँ, पहले क्या होता था, पेड़ की सूखी पत्तियां, गोबर से तैयार उपले, लकड़ी, कोयला, मिट्टी का तेल, इन सब मतलब यूज होता था। अब क्या है, वर्तमान में पेट्रोल है, डीजल है, खाना पकाने की गैस, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ईंधन का बड़े पैमाने पर उत्पादन हो रहा है और दूसरे स्थान से आवागमन के लिए भी ये साधन उपलब्ध हो जाते हैं इससे। और सोलर कुकर है, ये सारी चीजें हमने आपको बता दी, सोलर कुकर है। और क्या है, बहुत बता दिया, इतना इतना बहुत है। चिकित्सा के क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो चिकित्सा के क्षेत्र में पहले क्या होता था, नाड़ी वगैरह देख करके चीजें की जाती थी। अब क्या है, जितनी भी औषधियां हैं, इवन बड़ी बड़ी चीजें आई, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, एंडोस्कोपी, ये सब हो गया है और घातक बीमारियों की रोकथाम में भी तेजी गति से सफलता आ गई है। और राष्ट्रीय सुरक्षा और युद्ध की अगर हम बात करते हैं तो इसमें तो कुछ पूछिए ही ना, इसमें ऐसी क्रांति आ गई, पृथ्वी हुआ, अग्नि हुआ, त्रिशूल, इन सभी मिसाइलों का तो निर्माण कब का हो चुका, सफल प्रक्षेपण भी हो गया, परीक्षण तो होता ही रहता, आए दिन कुछ न कुछ तो होता ही रहता। ठीक, ये हो गया। बस यहाँ पर खत्म हो जाता है ये कि मतलब ये जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात थी, यहाँ पर ये क्लास हो जाती है, ये मतलब ये वाला ये खत्म हो जाता है, मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ठीक, और यहीं पर थोड़ा सा अगर आप ये जानिए, शिक्षा में जो प्रयोग हुआ है, शिक्षा में भी कुछ देखिए प्रौद्योगिकी का प्रयोग हुआ है। यहीं पर एक टर्म आ जाता है आईसीटी, शिक्षा में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, एक तरीके से ये भी प्रौद्योगिकी के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, तो स्मार्ट क्लासेस चलने लग गई हैं, ये सब भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में अपने रखे रहिए। और अंतरिक्ष के क्षेत्र में हमने बता ही दिया। अच्छा, अंतरिक्ष के क्षेत्र में अगर बता दिया तो एक क्वेश्चन यहाँ से 2-4 क्वेश्चन आपको हम यहाँ पर तैयार करवा देते हैं जो हमारे दिमाग में आ रहा है इस प्रेजेंट टाइम में। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? चलिए जल्दी से रिप्लाई करिए, क्वेश्चन हम पूछते हैं आपसे। हाँ, कोरोना वैक्सीन भी बन गई, एग्जैक्टली। चलिए पहला क्वेश्चन, अगर हम यहाँ पर ये बात करते हैं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर तैयार हो जाता है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? जल्दी से रिप्लाई करिए। आप लोग लास्ट तक पहले क्लास देखिए, फिर क्वेश्चन आपको ना मिला तो कहिएगा, क्वेश्चन भी है। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? यूरी गागरिन। लास्ट में आपका क्वेश्चन है और अभी आप क्लास तो बाकी है। यूरी गागरिन। दूसरा पॉइंट, अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले व्यक्ति, हमने भारतीय की बात नहीं करी, देखिए किसी का भी नहीं से, नेहा गुप्ता, बस एक की सही आती है, नेहा गुप्ता। नील आर्मस्ट्रांग आप लोगों के घर के हैं क्या? बहुत सही। हे भगवान, इतना आसान क्वेश्चन। हमने पूछा अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन है? यूरी गागरिन है भाई। हाँ, चांद पर, लोग चांद पर पहुंच गए, चांद पर तो अच्छा खासा पहुंचे, नहीं तो सूरज पर भी पहुंच जाते हैं। बहुत सही। बतकही करेंगे तो ऐसे ही होगा, बतकही करते रहते हैं। चलिए दूसरा आपका क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाले, ये तो मैंने पूछ लिया, अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति, इससे आसान कोई क्वेश्चन ही नहीं हो सकता। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय, यहां पर हमने प्रथम भारतीय की बात की है, प्रथम भारतीय, ये तो मैंने पूछा अंतरिक्ष में जाने वाले भारतीय कौन है। अच्छा, वही एक क्वेश्चन पूछ लिया, बाई चांस ये भी एग्जाम में आ गया तो आप लोग तो बंटाधार एकदम गोबर करके आएंगे। प्रथम भारतीय, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? हाँ चलो, प्रियंका जायसवाल। हाँ, यही का कंपटीशन आप लोग करेंगे ना, यही 200 में, 200 के अलावा तो कोई और जाएगा नहीं। जितने सीरियस बच्चे हैं ना, पता भी नहीं, भनक भी नहीं आता है, और पढ़ाई वैसे भी चोरी से की जाती है। ये सुनने में आपको बुरा लग रहा है ना, लेकिन पढ़ाई चोरी से की जाती है, छुपा करके की जाती है, छुपा करके, किसी को बताया ही नहीं जाता अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी चीजें की मेरा कितना तैयार है।
ठीक है, वेरी गुड। यहाँ पर उत्तर आपका हो जाता है राकेश शर्मा, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है सही से। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा। चलिए, और तीसरा क्वेश्चन आपका बनता है, प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? जल्दी से नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। ठीक है, अलग से प्लेलिस्ट में बना देंगे सेपरेट। चलिए, क्वेश्चन की रिप्लाई करते रहिए। तीसरा क्वेश्चन, प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला। उत्तर आपका सही हो जाता है कल्पना चावला। किसी ने भी नहीं बताया। अब आता है शिवम शुक्ला, वेरी गुड। सीक्रेट नाम आप लोग कैसे रखते हैं? कल्पना चावला। ठीक है, अब चौथा हमारा क्वेश्चन आता है, लास्ट क्वेश्चन, फिर उसके बाद से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की पूरी झड़ी लगने वाली है। भारत का प्रथम चालक रहित विमान कौन सा है? भारत का प्रथम चालक रहित विमान कौन सा है? चालक रहित विमान, एक मिनट। भारत का प्रथम चालक रहित विमान, भारत का प्रथम चालक रहित विमान कौन सा है? भारत का प्रथम चालक रहित विमान, अमर सिंह प्लीज, आप अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए, नहीं तो फिर ऐसे कमेंट ना करिए प्लीज। ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाएगा अगर हम ऑप्शन देंगे, नहीं तो आपको कुछ नहीं आने वाला है। तेज, बी लक्ष्य, सी डी त्रिशूल। चलिए, नहीं पता, चलिए विकल्प आपका यहां पर बी से हो जाता है लक्ष्य। भारत का प्रथम चालक रहित विमान लक्ष्य है। ठीक, यहां पर क्लासेस कंप्लीट हो जाती हैं आपकी, मतलब क्लासेस ऐसी कंप्लीट होती हैं कि ये थ्योरेटिकल। अब चलते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न की तरफ, चलते हैं। और एक यहां पर और एक चीज आपकी बताते चलते हैं। देखिए, यहीं से है, दिमाग में चीजें आ रही हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में किस तरीके से टेक्नोलॉजी ने मतलब उन्नति की है, ऊर्जा के क्षेत्र में कैसे टेक्नोलॉजी। देखिए, आजकल जो कई तरह के ऊर्जा स्रोत इस्तेमाल में लाए जाते हैं, जैसे कि आप देखिए कोयला हुआ, पेट्रोलियम हो, प्राकृतिक गैस, नाभिकीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये सारी चीजें। तो इसका इस्तेमाल मतलब अगर हम लगातार करते हैं तो क्या होगा, ये खत्म हो जाएगा। और इसी से यहीं से रिलेटेड एक आपका और क्वेश्चन तैयार हो जाता है। ऊर्जा के स्रोत की बात करेंगे, ऊर्जा के स्रोत यहां से प्रश्न आपका पूछा जाएगा 100%। तो इस सिलेबस में, इस टॉपिक में क्या क्या चीजें आएंगी, ऐसे ही आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर ऊर्जा के स्रोत की हम बात करेंगे, उससे पहले थोड़ा सा ये बता देते हैं कि देखिए, जैसे कोयला हुआ, पेट्रोलियम हो, प्राकृतिक गैस, नाभिकीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये सारी चीजें हैं। अगर इसका हम लगातार उपयोग करेंगे, एक समय के बाद ये खत्म हो जाएंगी। तो इसमें एक टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके इसको अलग तरीके से हम कैसे यूज करें कि हमेशा चलती रहे और हमारे दैनिक जीवन में मतलब कोई अवरोध ना उत्पन्न हो। तो इसके लिए क्या किया गया कि वर्तमान और भविष्य की ऊर्जा की मांग को देखते हुए विश्व भर में स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, बायोगैस और फिर उसके बाद समुद्री, नाभिकीय, भूतापीय ऊर्जा, इन सभी का प्रयोग किया जा रहा है। टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके अच्छे तरीके से इसका यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आपका बन जाता है सिलेबस से रिलेटेड, ऊर्जा के स्रोत में आपका 2 आ जाता है, नवीकरणीय और आ जाता है फिर यहाँ पर अनवीकरणीय। ठीक है, नवीकरणीय में आपका ये हो जाता है, नवीकरणीय में नोट कर लीजिए, पवन, सूर्य, पृथ्वी, वन, जल, जैव, इतनी सारी जो हमने नाम बोला है वो नाम आपको भूलना नहीं चाहिए। नवीकरणीय में फिर से एक बार रिपीट करते हैं, पवन ऊर्जा, सूर्य, पृथ्वी, वन, जल, जैव, ये सारी। अनवीकरणीय में किसे कहेंगे, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत जो होते हैं, ये नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत बहुत ही व्यापक और असीमित ऊर्जा के स्रोत हैं। और एक इंपॉर्टेंट लाइन यहां पर और बताते चलते हैं, अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की तुलना में जो सौर ऊर्जा है सबसे महत्वपूर्ण और कम प्रदूषणकारी। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए अब यहां पर हम बात करेंगे
और इसी क्रम में जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय सौर मिशन योजना की शुरुआत भी की थी। इसी क्रम में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन योजना की शुरुआत हुई, उन्होंने नहीं की, ये योजना इनके नाम से शुरू हुई थी, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन योजना। इस मिशन का उद्देश्य है सौर ऊर्जा के क्षेत्र में देश को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना था। मतलब सौर ऊर्जा के क्षेत्र में इतनी ज्यादा वृद्धि, इतना ज्यादा विकास कर लेना था कि भारत जो देश है वैश्विक नेता के रूप में उभरे। ध्यान रखिएगा, जो हमने चीजें बता दी, अगर हम नहीं लिखे, हमारे माइंड में जो कुछ भी आता जा रहा है हम आपको बताते चल रहे हैं। ठीक, क्लियर है? चलिए, अब यहाँ पर अनवीकरणीय में आप नोट करिए, कोयला हुआ, रसोई गैस हुआ, केरोसिन हुआ, कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर ये चीज। और कुछ भी दिमाग में अगर कुछ भूल रहा हो तो हमें कमेंट करके बताएंगे आप लोग। चलिए, वाणिज्य और व्यापार की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, ये सारी चीजें हैं ना। तो पहले क्या होता था, हम जाकर दुकान पर करते थे, लेकिन अब व्यापार और वाणिज्य में देखिए पूरी ऑनलाइन कंपनियां आ गई, ऑनलाइन सारा सिस्टम हो गया, ये भी हो जाता है। ठीक, चलिए आ जाते हैं, देखते हैं प्रश्न। आपका यहाँ पर प्रश्न स्टार्ट हो जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है और एकदम से लगन से, जोश और जुनून के साथ आपको रिप्लाई करना है, जिससे कि मैं समझ सकूं कि आप लोग होश में हैं, जुड़े हुए हैं। एक बार जल्दी से आप लोग ये बता दीजिए कि आपको क्लास कैसी लग रही है, थोड़ा सा, जिससे कि हम इसे आगे कंटिन्यू कर सकें। अगला यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है, दूरस्थ शैक्षणिक उपग्रह कौन सा है भारत का। यहाँ पर आपको ये भी बताते चलेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें से रिलेटेड। चलिए जल्दी से रिप्लाई करते रहिए, जल्दी से रिप्लाई आपकी होनी चाहिए, फटाफट से रिप्लाई करते रहिए, फटाफट से, एकदम से जल्दी से, एनर्जी के साथ। दूरस्थ शैक्षणिक उपग्रह कौन सा है? वोल्टा, स्पुतनिक, एडुसैट या कोई नहीं? विकल्प कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहां पर हमारा सी सही हो जाता है। देखिए एडुसैट। यहां पर एक चीज और नोट कर लीजिए, ये भारत का पहला उपग्रह है जो शिक्षा के लिए समर्पित है। भारत का पहला शिक्षा के लिए समर्पित उपग्रह क्या है? शिक्षा के लिए समर्पित उपग्रह ये आपका है एडुसैट। फटाफट से रिप्लाई करते रहिए, बहुत बढ़िया। ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, नेक्स्ट है फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज किसने की थी? फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज किसने की थी? सभी खोज से रिलेटेड क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, जल्दी से रिप्लाई करते रहिए। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज किसने की थी? फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज किसने की थी? बहुत बढ़िया, आप लोगों का फीडबैक भी हमें मिल चुका और रिप्लाई भी मिल रही बहुत ही अच्छे तरीके से, क्या बात है, बहुत बढ़िया। थोड़ी सी और रिप्लाई फास्ट। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज किसने की? ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है अल्बर्ट आइंस्टीन ने। ऑप्शन डी सही हो जाता है, ऑप्शन डी। और फास्ट रिप्लाई, वेरी गुड। नेक्स्ट है प्रक्षेपण शास्त्र की खोज किसने की? प्रक्षेपण होगा, इसकी खोज किसने की? कल्पना चावला, कस्तूरी रंगन, मेघनाथ साहा या फिर आइंस्टीन? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऑप्शन यहां पर हमारा बी से हो जाता है कस्तूरी रंगन, ऑप्शन बी। अभी आप लोगों ने पढ़ा। चलिए अब और क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए, और क्वेश्चंस के लिए तैयार हो जाइए। प्राकृतिक वर्णवाद का विशेष संबंध किससे था? नेचुरल जो सिलेक्शन है उसका विशेष संबंध किससे है? प्राकृतिक वर्णवाद, चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट हुक, ह्यूगो डे व्रेज, लैमार्क? जल्दी से रिप्लाई करते रहिए, जितनी जल्दी रिप्लाई होगी उतनी जल्दी हम क्लास को कवर करेंगे। वेरी गुड, ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, चार्ल्स डार्विन, नेचुरल सिलेक्शन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, नेक्स्ट है आनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता कौन है? आनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता कौन है? इससे जो विज्ञान से रिलेटेड खोजें हैं ना,
ये भी खोज ही है, आनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता, इन्होंने आनुवांशिकता की खोज की है। आप सोच रहे होंगे ये कहां से आ गया, जो वहां पे नहीं कवर हुआ ये यहां पे कवर हो रहा है, छोड़ना कुछ नहीं है। बात समझ में आ रही ना? ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है, आनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता ऑप्शन सी सही हो जाता है, मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, प्लवमान जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? विकल्प यहां पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, मैक्लिंटॉक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया? डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन, डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओचोवा, कॉर्नबर्ग, लेमार्क, वीजमैन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी सही हो जाता है, कॉर्नबर्ग। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है फिलॉसफी जोलॉजी, फिलॉसफी जोलॉजी के लेखक कौन है? मेंडल, लैमार्क, डार्विन या फिर ह्यूगो डिब्रीज। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, लैमार्क। जीवाणु की खोज किसने की थी? ये भी खोज से ही रिलेटेड है भाई, बैक्टीरिया है, जीव विज्ञान, पूरा विज्ञान आप पढ़ रहे हैं ना, तो खोज से रिलेटेड तो है ना, चाहे जीवाणु की खोज करें चाहे हम पंखे की खोज करें। कहाँ गए भाई सब लोग? गायब हो गए हैं, थक चुके हैं। जीवाणु की खोज किसने की? लुई पास्चर, लीवेनहॉक, रॉबर्ट हुक या फिर टॉरिसेली। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, विकल्प यहां पर हमारा सही हो जाता है कौन सा? जीवाणु की खोज किसने की थी? सही है भाई, हमको ज्यादा नहीं पता है, टिक मार दिया है। नहीं चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है लीवेनहॉक, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, हरगोबिंद खुराना को किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला? हरगोबिंद खुराना को किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला? जैव रसायन विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, साहित्य या फिर अर्थशास्त्र। ये दोनों तो नहीं मिला, साहित्य और अर्थशास्त्र जोड़ना आपको, ये दोनों में से देखना, जैव रसायन विज्ञान के लिए या फिर आपका चिकित्सा विज्ञान से रिलेटेड है। हरगोबिंद खुराना को ऑप्शन यहां पर हमारा बी से हो जाता है, चिकित्सा विज्ञान, ऑप्शन बी, चिकित्सा विज्ञान से रिलेटेड। अगला प्रश्न है, हाल निम्नलिखित में से किसने प्राकृतिक वर्ण या सर्वोत्तम की उत्तरजीविता सिद्धांतों पर आधारित विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया? लैमार्क, ह्यूगो डिब्रीज, मेंडल या फिर चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन कौन सा सही होगा? बहुत बढ़िया, विकल्प यहां पर आप लोग अभी देख चुके हैं ना, प्राकृतिक वर्ण, प्राकृतिक वर्णवाद, नेचुरल सिलेक्शन, उसी में सर्वोत्तम की उत्तरजीविता, जो सर्वोत्तम होता है वही पर्यावरण में जी पाता है। प्राकृतिक वर्ण, प्रकृति उसी का वर्ण करती है जो सर्वोत्तम होता है। ऑप्शन यहां पर हमारा डी सही हो जाता है, चार्ल्स डार्विन। स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया? जिससे कि हम हार्ट बीट वगैरह सुनते नहीं है, जो आला डॉक्टर लगाए रखते हैं, तो स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया? जेनर ने, लैनिक ने, सेबिन ने या लुई पास्चर ने। विकल्प कौन सा सही होगा? वेरी गुड, ऑप्शन यहां पर हमारा बी सही हो जाता है, लैनिक। ठीक है,
अगला प्रश्न, एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से जुड़े हैं? एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से जुड़े हैं? जल्दी से रिप्लाई करिए। बहुत बढ़िया, विकल्प यहां पर हमारा सही हो जाता है, एडवर्ड जेनर, ऑप्शन सी, चेचक के टीके की खोज की थी इन्होंने। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? निम्नलिखित में से वह वैज्ञानिक कौन सा है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? लेवेनहॉक, हार्वे, मेंडल या फिर रोनाल्ड रास? ऑप्शन बी, विलियम हार्वे, इन्होंने रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी पहली बार। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? विलियम हार्वे, एफ.जी. हॉपकिंस, लुई पास्चर, क्रिश्चियन बर्नार्ड? जल्दी से रिप्लाई करते रहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऑप्शन डी, क्रिश्चियन बर्नार्ड, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया? डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया? डीएनए, अभी मैंने फुल फॉर्म बताया, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और ये डीएनए किससे मिलकर के बना होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया, तो आपका उत्तर होगा न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के। हमारा अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन, चलिए इसका उत्तर दीजिए। डीएनए, अब वैसे ही आरएनए होता है, आरएनए जिसे हम कहते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड, यहाँ पर डी से डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड हो जाता है, आरएनए से राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। तो डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया? वेरी गुड, यहां पर हमारा विकल्प सही हो जाता है ऑप्शन सी, वाटसन एवं क्रिक ने, और वाटसन एवं क्रिक ने किया था। डबल हेलिक्स मॉडल इन्होंने ही किया दिया था, मतलब पूरा डबल हेलिकल जो मॉडल है डीएनए का, ऐसे ना, पेन भी नहीं चल रही है, एक मिनट, ऐसे रहता है ना डीएनए का, यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स ये पूरे लगे होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, ये फिर अलग चीजें हैं, डिटेल में हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? विकास का सिद्धांत, मेंडल, पास्चर, लुई पास्चर, चार्ल्स डार्विन, अरस्तु? हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? जल्दी से बताइए, सोच के बताइए, समझ के बताइए। चलिए, सबका सही है, सबका एकदम सही है। सही होने के लिए तो क्लासेस कराई जा रही हैं, सही होने के लिए क्लासेस कराई जा रही है, जिससे कि आपका कुछ गलत ना हो, ठीक? हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल, सांप की तरह होता है। नहीं, सांप नहीं है वो, सीढ़ी आप बोल सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। इसका आपको बता देते, उत्तर सी से ही हो जाता है, चार्ल्स डार्विन। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया? थोड़ा सा छोटा कर देते, किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया? वेरी गुड, किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया? विकल्प कौन सा सही होगा?
मेंडल, कॉरेंस, मुलर या फिर वाटसन? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। रिप्लाई सबकी सही क्यों आ रही है? मैक्सिमम रिप्लाई सही, ऑप्शन डी सही हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। हम न रुकेंगे, हम न थकेंगे और ना सोएंगे तो सोने भी नहीं देंगे। ठीक, इसी एनर्जी और जोश के साथ बने रहिए वनडे एग्जाम टारगेट चैनल के साथ। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, विकल्प यहां पर हमारा ए सही हो जाता है, लिस्टर। ऑप्शन ए लिस्टर सही हो जाता है। ठीक, बहुत बढ़िया। लुई पाश्चर ने किसकी खोज की? लुई पाश्चर ने किसकी खोज की? पोलियो टीका, इंसुलिन, रेबीज रोधी टीका या फिर पेनिसिलिन? ऑप्शन कौन सा सही होगा? लुई पाश्चर ने किसकी खोज की? लुई पाश्चर ने किसकी खोज की? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट इतना ज्यादा कि एग्जाम में खूब पूछा जाता है। बहुत बढ़िया, लुई पाश्चर ने खोज की। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाता है, रेबीज रोधी टीका। रेबीज के टीके की खोज की थी लुई पाश्चर ने। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। बहुत बढ़िया, क्या बात है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर, प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? पहली एंटीबायोटिक, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की? वेरी गुड, जल्दी से रिप्लाई करिए, जल्दी से रिप्लाई करते रहिए। क्या बात है, लिस्टर, वासमैन, पाश्चर, फ्लेमिंग। एंटीबायोटिक, सॉरी एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक। क्या बात है, बहुत बढ़िया। प्रथम एंटीबायोटिक की खोज की थी, ऑप्शन डी सही हो जाता है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में कौन जाने जाते हैं? बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में कौन जाने जाते हैं? थियोफ्रेस्टस, हक्सले, लैमार्क या फिर अरस्तु? बायोलॉजी के